अब पोषण वाली चीजों के बारे में, कौन कौन सी चीज कैसे कैसी है, कौन सा खाद्य पदार्थ कैसा होता है, उसी में हम आगे बढ़ाएंगे। चाय और कॉफी की क्या उपयोगिता है या नहीं है, या क्या चीजें हैं ये दिखते हैं हम। तो इसका उपयोग स्वाद या उत्तेजक प्रभाव के लिए किया जाता है। चाय और कॉफी का सेवन कम से कम मात्रा में करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन वगैरह पे भी इफेक्ट करती है, और इनमें क्योंकि निकोटिन वगैरह टैनिन वैनिन मौजूद होता है तो नुकसान करती है हमारी बॉडी के लिए। चाय और कॉफी दोनों में मौजूद टैनिन आयरन अवशोषण में बाधा डालता है, इसलिए भोजन से 1 घंटे पहले और बाद में उसे नहीं पीना चाहिए। चाय विशेषकर हरी और काली चाय फ्लेवोनॉइड्स माना जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं या ब्लैक टी पी रहे हैं तो वो तो फायदा करती है। जब दूध वाली चाय उबाल के हम चीनी डाल के पीते हैं तो वो नुकसान करती है, उससे एसिडिटी वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। चाय को कॉफी से ज्यादा वरीयता दी जाती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक क्या है? खेल परक पेय पदार्थ। उपलब्ध स्पोर्ट ड्रिंक्स में एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं उसमें, ताकि जो उनके पसीना बहुत आता है ना स्पोर्ट्स पर्सन को, तो उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो जाए, इसलिए इस तरीके के पेय पदार्थ उनको दिए जाते हैं जिसमें उनको एनर्जी तो मिले ही, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिले, और सोडियम पोटेशियम वगैरह क्लोराइड उसमें शामिल रहता है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है और ये इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं उनकी बॉडी का। ठीक है। ऊर्जादायक पेय पदार्थ एनर्जी ड्रिंक्स कैसे होते हैं? एनर्जी ड्रिंक कार्बोहाइड्रेट और कैफीन प्रदान करते हैं, तथा कुछ पेय पदार्थ में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, अमीनो एसिड, जिंको जैसे औषधीय रस होते हैं। कुछ में होते, सब सारे एनर्जी ड्रिंक्स में नहीं होते हैं। ठीक है। नारियल पानी, ये एक सबसे पौष्टिक पेय पदार्थ है, इसके तो मैं हमेशा फेवर करती हूँ कि सबसे बढ़िया चीज है, आप इसको पिए, जिसका उपयोग मौखिक पुनर्निर्जलीकरण के माध्यम के रूप में किया जाता है। हालांकि हाइपरकैल्केमिया जैसे कि गुर्दे की विफलता, अल्पकालिक या चिरकालिक अधिवक्र अपर्याप्तता या पेशाब की कमी वाले रोगियों को इससे बचना चाहिए। पेशाब में अगर कमी वगैरह है या कुछ ऐसी चीजें हैं और गुर्दे वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको नहीं करना है। हाइपरकैल्केमिया वगैरह हुआ हो, जिनको अधिकता हो गई है कैल्शियम वगैरह की, तो उन्हें नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। बाकी अधिकतर सब लोगों को फायदा करता है। जैसे कि उल्टी दस्त वगैरह होते हैं तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी दिया जाता है। ओरल रूप से मतलब मौखिक पीने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। अल्कोहल, अधिक अल्कोहल सेवन हृदय की मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा यकृत, मस्तिष्क और परिधीय नसों को नुकसान पहुंचाता है। यह सीरम ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। ये सीरम ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है और ये तो हर तरीके से नुकसान ही करता है। तो अल्कोहल के सेवन से बचें। नशा तो किसी भी तरीके का अच्छा होता ही नहीं है। प्रसंस्कृत और तैयार खाद्य पदार्थ, ये क्या चीजें हैं? चलो पढ़ते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें तकनीकी संशोधनों के तहत या तो संरक्षण या खाने को तैयार खाद्य पदार्थ परिवर्तित तथा श्रम साध्य घरेलू प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। इसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहते हैं। कि मतलब औरतों की मेहनत को खत्म करने के लिए, औरतों या आदमी, वैसे तो औरतें बनाते हैं अधिकतर खाना, तो उनकी मेहनत को कम करने के लिए, जबकि ये तो एक बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डिब्बा बंद फूड वगैरह है, ये लोग तो इस तरीके के विज्ञापन करते हैं ताकि हम लोग उससे अट्रैक्ट हो और उस तरीके की चीजों को लेके यूज करें। जबकि क्या होता है, इसमें संरक्षण करने के लिए, मतलब वो खराब ना हो, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स इतने डाले जाते हैं कि वो नुकसान करता है आपकी बॉडी को। ठीक है, नहीं खाना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी में फ्रीजिंग है, केनिंग है, मतलब डिब्बा बंद करना, जमा के देना उसको बर्फ जैसा, बेकिंग, सेकना, ड्राइंग करना, सुखाना या पौष्टिकीकरण करना उसका। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण का उपयोग दूध, मांस, मछली, ताजे फल, सब्जियों को जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, फल सब्जियों वगैरह बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जो जैम वगैरह उनका बना दिया जाता है, उनकी जेलीज वगैरह बना दी जाती है, क्या है वो, यही तो है। खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और लंबी दूरी तक परिवहन की सुविधा शामिल है। मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लंबी दूरी एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूरों तक ले जाए जाते हैं। मतलब आजकल तो ओवरऑल इंडिया में और इंडिया से बाहर भी मतलब आना जाना है खाने पीने का, तो वहां से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। तो इसलिए कि आप सोचिए कि वो चीज कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, कि जो चीजें एक दिन में या कुछ घंटों में खराब होती हैं, उनको हम इतना ज्यादा उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसको सही रखने के लिए कि वो खराब ना हो। वो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तरह तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस और बीमारियां हो रही हैं।
इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। इस प्रसंस्करण के दौरान कभी कभी घटक जैसे कि नमक, चीनी और वसा खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक बनाने, खाद्य संरचना में बदलाव और उनकी निधानी आयु बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। देखो मैंने भी बताया था ना कि क्या क्या चीजें डाली जाती है। कुछ चीनी, नमक वगैरह वैसा भी बिना मतलब में जरूरत से ज्यादा मिलाया जाता है, या फिर उनको आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए। मतलब देख के जो चीज बहुत बढ़िया लग रही है तो खाने में कैसी लगेगी, सोच के आदमी खाता है, खा के ना अच्छी लगे उसको। और उसकी निधानी आयु मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मैंने बताया शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये सब चीजें डाली जाती हैं। इनमें आहार्य रेशा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, हो सकती नहीं है, होती ही है। इनमें नहीं होते हैं आहार्य रेशा वगैरह और सूक्ष्म पोषक तत्व। इस प्रकार जब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भोजन का प्रमुख हिस्सा बनते हैं तब उनके उपभोग के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। आप जिस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं या खा रहे हैं, तो उस चीज के अंदर क्या क्या है प्लीज पहले पढ़िए, पीछे उसमें सब कुछ लिखा होता है और उसे ढूंढिए। आजकल तो इंटरनेट पे सारी की सारी चीजों के मीनिंग और मतलब मौजूद हैं, आप निकाल करके उसको देख सकते हैं कि ये चीजें कितनी नुकसानदायक है, किस किस का क्या साइड इफेक्ट होता है और किसको किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, तो आप समझ सकोगे कि आप क्या खा रहे हो। ठीक है, ध्यान रखें हम लोग इस बात का खाने से पहले। इसमें इस प्रकार जब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भोजन का प्रमुख हिस्सा बनते हैं तब उनके उपभोग के बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड जैसे कि शीघ्रता से तैयार किया जा सकने वाला खाद्य पदार्थ, स्ट्रीट फूड सड़क पर तुरंत बनाए जाने वाला खाना जो स्ट्रीट पे बनते रहते हैं, और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, जंक फूड, ये सारे ही खाने, इनमें से एक भी खाना खाने योग्य नहीं होता। उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बस उसमें हमारे जिह्वा के लिए, ये जो रसना है हमारी जिह्वा, उसके स्वाद के लिए ही है जो सब कुछ है वो। और स्वाद जरूरी नहीं है कि जो चीज स्वाद दे रही है वो आपको पोषण भी देगी। त्वरित खाद्य पदार्थ जो जल्दी बन जाने वाले हैं वो कैसे होते हैं? खाद्य पदार्थ जो उपभोक्ता के लिए विशेष प्रसंस्करण प्रक्रिया के गुजरते हैं, जैसे नूडल्स, कॉर्नफ्लोक्स, सूप, जिसे हम कभी भी पानी या तरल में मिला करके और खा सकते हैं। आते ना 2 मिनट वाले नूडल, गर्म पानी में हॉट वाटर उसके अंदर डाला और उसको खा लिया। आप सोचो कि ऐसा उन्होंने उसको क्या बना के रखा है कि बस आप उसको पानी डालेंगे वो फूलेगा और आप उसको खा लेंगे। क्या वो सचमुच में सेफर है खाने के लिए? हमें इस बात को हमेशा सोचना चाहिए कि जो चीज हम खा रहे हैं हम क्यों खा रहे हैं और इससे हमें क्या पोषण मिलने वाला है। केवल पेटी भरना और स्वाद ही के लिए खाना बेवकूफी है कि आप अपने आप को खुद झोंक रहे हैं बीमारियों की आग के अंदर। जिन्हें कम समय में पानी या तरल पदार्थ में खाने के लिए तुरंत बनाया जा सकता है वो होते हैं त्वरित बनाए जाने वाले फास्ट फूड, शीघ्रता से तैयार किए जाने जो तेजी से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो तुरंत तैयार किया और पैक किया जाता है और आप कहीं भी लेकर के इसे साथ में जाया जा सकता है। इनमें कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, हैमबर्गर, पैटीज, नगेट्स, भारतीय खाद्य पदार्थ जैसे पकौड़ा, समोसा, नमकीन शामिल है। पर मैं एक बात कहूंगी कि ये बर्गर, पैटीज, पिज्जाज वगैरह जितने भी है ना, उनसे तो हमारे समोसे, पकौड़े, कचौड़े ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि वो और भी बुरे हैं, क्योंकि उनमें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो हम इतनी बेकार चीज खा रहे हैं, उसके साथ में आप देखोगे बर्गर, पिज्जा के साथ में सब कोक पीते हैं। अरे बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होगा या कोक पीना चाहिए, अच्छे से हजम हो जाता है। तो अब सोचो कि जो पचने के लिए भी आपको कुछ और चीज जिसको यूज करनी पड़ रही है, वो आपकी आंतों के लिए कितना दुखदाई है। आपकी आंतें बीमार होंगी कि नहीं होंगी उन सब चीजों को खा करके। तो हम सोचें खाने से पहले कि हम क्या खा रहे हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का भंडारण, संभालना और संदूषण एक मुख्य समस्या होती है। ऐसी चीजों को रखना भी एक बड़ी समस्या है, मतलब उनका भंडारण करना बड़ी समस्या होती है। स्ट्रीट फूड, सड़क पर बनाया जाने वाला खाना, सड़कों पर या सार्वजनिक रूप से स्थानीय स्थानों पर या फेरे वालों के द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे कि चाट, गोलगप्पे, समोसा, टिक्की, नूडल्स, चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ये ठीक नहीं होती है खाने के लिए। इसमें स्वच्छता का सबसे बड़ा रोल होता है कि एक तो स्वच्छता ही नहीं होती है, धूल मिट्टी, सड़क पे पॉल्यूशन, धूल मिट्टी भी अगर नहीं है तो देखो पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, वो दिखता भी नहीं है। शाम होगी तो आपको दिखना चालू हो जाएगा कि कितना पॉल्यूशन हुआ है, पर वो सब कुछ उसमें आके मिल रहा है तो और भी ज्यादा नुकसानदायक बन जाता है वो जो स्ट्रीट फूड होता है। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ जैसे जंक फूड, नमक युक्त चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, शीतल पेय, बर्गर, पिज्जा में प्रोटीन, रेशा, विटामिन और खनिज की बजाय अधिक चीनी, वसा, ऊर्जा और कम पोषक तत्व होते हैं।
तो देखो, अब मैं बता रही थी जो ये सारी ही चारों चीजों के अंदर यही चीज है कि इनमें जो है प्रोटीन नहीं होता, रेशा भी नहीं होता, खनिज लवण भी नहीं होते, कुछ भी। बस होता क्या है, अधिक चीनी, अधिक नमक, ऊर्जा, वसा। वो कैसा यूज करते हैं, वो यूज करते हैं वो डालडा वाला वनस्पति घी, जो हाइड्रोजनेटेड होता है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये इसलिए ये और भी ज्यादा हैवी हो जाते हैं हमारे लिए पचाने के लिए। तो हम आंतों को इतना स्ट्रेस क्यों दें कि वो बीमार हो जाएं। तो खाना हम हमेशा सोच समझ के खाएं। स्वस्थ एवं स्वच्छ आहार भंडारण के लिए उचित पद्धति क्या है, देखते हैं हम। एक व्यक्ति उचित भंडारण साधन के माध्यम से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ अनिश्चित काल तक संग्रहित कर सकता है। खाद्य पदार्थ करी जाते हैं संग्रहित, हमारे यहाँ हमेशा से शुरू से चला आया है कि तरह तरह के अन्न हम लोग पहले से ही उसको संग्रहित करके रखते थे, साल भर का हमेशा ही रखा जाता था। भोजन को कैसे संग्रहित किया जाता है, यह सीखना सरल और लागत प्रभावी है। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण बैक्टीरिया उत्पन्न और प्रसारित करता है। अनुचित नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा, और गलत तरीका भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण भोजन खराब हो जाता है, जिससे खाद्य अपव्यय और संभावित खाद्य विषाक्तता भी आती है। फूड पॉइजनिंग वगैरह जो ये चीजें फैलती है ना, तो सही तरीके से और जितना नीडेड है उतना ही हमें उसको संग्रहित करना चाहिए। अन्न आहार भंडारण करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिए। कृषि उपयोगी वस्तुओं को पर्याप्त रूप से सुखाया जाना चाहिए, कि जो हमें अगले साल यूज करना है, कृषि के लिए उससे उपयोगी है वो चीजें, उनको अच्छे से सुखाना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे से सूख जाते हैं, नमी नहीं होती, तो वो खराब नहीं होते हैं। जैसा कि एक तंग ढक्कन के साथ टिन के माध्यम से नमी से बचाया जाना चाहिए, ताकि फफूंदी से होने वाले नुकसान से रोका जाए। तो अगर नमी नहीं होगी तो फफूंदी भी नहीं लगेगी उसके अंदर। यह सुनिश्चित करें कि सभी खाद्य पदार्थ अच्छे खाद्य कंटेनरों में ढके और संग्रहित हों। खाद्य कंटेनर भी हैं जो वो पहले से धो के, धूप लगा के, सुखा के अच्छे से, उसमें भी कोई नमी नहीं हो, वो साफ सुथरे हो, ताकि खाना खराब ना हो। खाना मीन्स जो हम अन्न को भंडारण कर रहे हैं। किसी भी खाद्य स्रोत को संग्रहित करने से पहले उपयोग किए जाने वाले कंटेनर को साबुन के पानी से साफ करें, धोएं, अच्छी तरह सुखाएं। सुनिश्चित करें कि कंटेनर का ढक्कन एयर टाइट हो। जब एयर नहीं जाएगी, नमी वाली भी हो जाती है एयर, जब बारिश होती है तो वो खराब कर देती है। इसलिए एयर टाइट होगा तो नमी नहीं जाएगी, तो वो खराब नहीं होगा। और कसकर बंद होने वाला बर्तन होना चाहिए। पैकिंग और समाप्ति की तारीख के साथ कंटेनर पर लेबल लगाएं कि किस दिन पैकिंग करी है और कब ये खराब होने के चांसेस हैं। ऐसा करके एक लेबल चिपका देना चाहिए, उस पर लिख देना चाहिए कि कब हमने इसे पैक करके रखा है और कब तक ये इसमें पैक सुरक्षित रह सकता है। अंधेरे भंडारण क्षेत्र में संग्रहित करें, जहाँ तापमान, नमी के स्तर और सूरज की रोशनी में उतार चढ़ाव ना हो, जहां पे टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीजें हमेशा एक जैसी मेंटेन रहें, उससे खाद्यान्न खराब नहीं होता है। भंडारण क्षेत्र को साफ रखें, कसकर बंद और कीट कीटाणु मुक्त रखें। खाद्य भंडारण और पैकेजिंग क्षेत्र शौचालय, धूल, धुएं, आपत्तिजनक गंध और अन्य दूषित पदार्थों से दूर स्थित होना चाहिए। इन सब तरह की चीजों से हमेशा दूर होना चाहिए भंडारण। खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को जमीन और दीवार से दूर रखना चाहिए। हमेशा नीचे कोई स्टैंड जैसे लगा करके ही रखा जाता है ये, और दीवारों से भी दूर, क्योंकि दीवारों से भी नमी आती है, इसलिए दीवारों से दूर रखना चाहिए। पहले से कटे सभी खाद्य पदार्थ उत्पाद फ्रिज में रखें, और यदि संभव हो तो कच्चे और पक्के तैयार आहार इत्यादि को अलग अलग जगहों जैसे कि चिलर और फ्रीजर में भंडारित करें। कच्चे और पक्के को अलग अलग तरीके से रखा जाना चाहिए, कि अगर वो कच्चा आहार है तो उसे फ्रीजर में रखें, और अगर वो पका हुआ है तो उसे चिलर के अंदर रखें। ठीक है। भंडारण करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें। हमेशा ध्यान रखें, साफ सफाई हर चीज में, हर जगह जरूरी है। ठीक है। कुछ परिपक्व घरेलू पद्धतियां, जैसे कि खाद्य तेलों को अनाज में लगाना, सूखे नीम के पत्तों को भंडारण के डिब्बे में रखना इत्यादि को संक्रमण से रोकने के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ ये खाद्यान्न जो होता था उसको भंडारण घर में भी किया जाता था। बड़े बड़े वो जो होते थे कंटेनर्स होते थे, उनके अंदर गेहूं रख रहे हैं, चावल रख रहे हैं, दालें रख रहे हैं। तो दालें होती थी तो किसी में सरसों का तेल, नमक लगा के रखा जा रहा है, किसी के अंदर लहसुन रखा जा रहा है, कुछ के अंदर हम है ना नीम के पत्ते, सूखे नीम के पत्ते, ताकि उसमें कीड़े ना लगे, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह में रखते थे, तो उससे वो खराब नहीं होते। ये घरेलू तकनीक है रखने की। व्यक्तिगत साफ सफाई एवं सूर्य स्नान। अब हम आते हैं व्यक्तिगत साफ सफाई के ऊपर, वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। और सूर्य स्नान के बारे में भी हम जानेंगे कि सूर्य स्नान क्या होता है, सनबाथ क्या है।
व्यक्तिगत स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतें यदि बचपन में ही खेल खेल में सिखाई जाए तो बच्चे से सदैव याद रखते हैं और उसके नियम का पालन भी करते हैं, क्योंकि जीवन में प्रथम 5 से 6 वर्षों की 6 वर्ष ही आदतों को सीखने के लिए बुनियादी वर्ष होते हैं। अब मैंने शुरू में भी कहा था कि हमें बचपन में एज ए पेरेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम अच्छी आदतें सिखाएं ताकि वो जीवन पर्यंत चले, क्योंकि वो एक टाइम होता है 6 साल तक का पीरियड कि जो चीजें आप बच्चों को सिखा देते हो ना, वो लाइफ लॉन्ग उन सब चीजों को फॉलो करते रहते हैं। कि अगर एक बच्चे को आपने शुरू से सुबह नहलाया, उठ करके उसे सुबह उठ के कि भाई बेटा तुझको पूजा करनी है, तुझे भगवान का नाम लेना है, तुझे थोड़ा सा योगा करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ा तू दौड़ लगा के आ, और तुझे स्नान करना है, टाइम से मल त्याग करना है, ये सारी चीजें हम छोटी छोटी चीजें उन्हें सिखा देंगे ना, तो फिर उनको वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है उनके लिए कि फिर चाहे कुछ भी हो वो उस हिसाब से जल्दी उठेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। और जब वो शुरू से जल्दी उठते आ रहे हैं ना, तो वो कभी सो ही नहीं पाएंगे उस टाइम के बाद में। एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि बॉडी के अंदर वो एक क्लॉक बन जाती है और वो उसी हिसाब से बच्चा अपनी लाइफ लॉन्ग जीता है। अपने चाहे किसी भी एज के अंदर आ जाए, वयस्क हो, तरुण हो, बुढ़ापे की तरफ आ गया, पर वो हमेशा उन सब चीजों को फॉलो करता है। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 5 से 6 सालों तक बच्चों को हम ये सब चीजें सिखाएं। अपने हाथ धो लो, चलो अपने दांतों को ब्रश करो, साबुन से हाथ धोकर आओ, ये कुछ बातें हैं जो अक्सर माता पिता बार बार दोहराते रहते हैं। ये हमें शुरू से ही सिखानी चाहिए उनको। बच्चे रेत में खेलते हैं, जमीन पर गिरते हैं, खाद्य पदार्थ उठाकर जल्दी से मुंह में डाल देते हैं, ये सब चीजें हमें बतानी कि बेटा जमीन पे गिरा हुआ नहीं खाना है, वो खराब हो जाता है। अक्सर अपनी उंगलियों को नाक और मुंह में डालते रहते हैं कि बेटा इससे कीटाणु हैं, आपकी नाक मुंह में से होकर के अपने शरीर में जाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे। किंतु माता पिता ये कभी नहीं देखते कि बच्चे हाथ कैसे धो रहे हैं, दांतों को ब्रश कैसे कर रहे हैं, या साबुन भली प्रकार से मल भी रहे हैं या नहीं। क्या होता है, हम कहते हैं बच्चों से जाओ बेटा साबुन से हाथ धो के, वो अंदर घुसते हैं, हैंड वॉश या साबुन लेते हैं, ऐसा लगाया और फटाफट 1 सेकंड हो जाएगा। नहीं, कम से कम 5 सेकंड तो बच्चा उनको रब करे, इनको अपने नेल्स को ऊपर से अंदर से अच्छे से साफ करे ताकि उसमें से गंदगी निकले। हम उन्हें सिखाएं, देखें कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। अगर हम नहीं देखेंगे तो उनको कौन बताएगा। हाँ, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए अभिभावक हम उनको बताएं कि बच्चों आपको इस तरीके से करना है। हमेशा उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात छोटे बच्चों को अपने स्वयं की देखभाल में स्वच्छता की जाती है। तब हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चों में इसकी आवश्यकता और महत्व को नहीं समझते। ये स्वाभाविक भी है, लेकिन छोटे बच्चों में नहीं समझते, पर ये जरूरी है आगे के लिए। अब उस टाइम तो स्वाभाविक है कि हम इतना महत्व नहीं समझ रहे उस चीज का, पर आगे तो बहुत महत्व है कि इस उम्र में बच्चों को हम यह समझ बन भी नहीं सकती। अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए कि छोटे बच्चों को सही समय पर जीवन की शुरुआती देखभाल, स्वच्छता के लिए अवलोकन और गतिविधियों के माध्यम से घर में और नर्सरी स्कूल में सिखाया जाए। हमें देखना चाहिए कि जब बच्चा आपका 3 साल का होगा तो वो समझने लगता है कि हाँ, हाथ कैसे धोने हैं, ब्रश कैसे करना है, नहाना है हमें तो नहलाना धुलाना, उन्हें ब्रश करवाना, उन्हें हाथ धोना सिखाना, ये हम उस टाइम सिखाएं। और बहुत सारी जो हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स, कि वो नर्सरी स्कूल में जब हम बच्चे को भेज रहे हैं तो बीच में जाके चेक भी कीजिए कि वहां जाके वहां कुछ सिखाते भी हैं। अपने बच्चों से पूछिए भी कि आप स्कूल से आए, आज आपके स्कूल में क्या हुआ। हमेशा हमारी एक हैबिट होनी चाहिए अभिभावक और बच्चे के बीच में कि बच्चा स्कूल से आया है तो उसके कपड़े बदलते हुए या उससे बैग्स वगैरह को रखते हुए या उसकी बुक कॉपीज देखते हुए हमेशा उनको चेक करने की आदत डालो। उनसे बात करो कि आज किस किस टीचर ने क्या क्या किया, बेटा आपने क्या किया, आप खेले नहीं खेले, आपने खाना खाया, खाना खाने से पहले हाथ धोए थे, खाना खाने के बाद हाथ धोए, आपने पानी पिया कि नहीं पिया, आपने पानी पिया तो कितना पिया, नहीं पिया तो उसको समझाओ कि पीना कैसे, खाना नहीं खाया तो उसे बताओ, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए तो आपको बच्चा बताएगा कि हाँ मैंने मम्मा नहीं धोए थे, क्योंकि उस टाइम में बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है, तो वो आपको बताएंगे। तो आप फिर उनको बताओ बेटा खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए और खाना खाने के बाद में भी हाथ धोने चाहिए। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो वो देना संस्कार हमको है, देना अच्छी हैबिट्स हमको है। हम अपने उस उम्र में जब हम उनके साथ वो इंटरेक्शन जोड़ लेते हैं ना, तो बच्चे 3री 4थी 5वीं 10वीं क्लास में भी आ जाते हैं ना, तो आके पहले दौड़ते हुए अपने माँ और पिता के पास आते हैं। पिता तो नहीं होते हैं उस टाइम पे, पर माता होती है उस टाइम पे। माँ के पास आते हैं, आकर के बताते हैं आज हमारे स्कूल में पता है मम्मा ये हुआ, हमने ये किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इस चीज में ऐसा हुआ, आज टीचर ने डांटा, आज हमारी प्रेज करी, आज हमें टॉफी मिली, आज हमारे लिए क्लैपिंग हुई।
तो बच्चा आपसे इंटरेक्ट रहता है। तो जो आजकल दूरी बन रही है, मानसिक जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, बच्चों में एंजाइटी डिप्रेशन वाली चीजें आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, बच्चों पढ़ाई को लेके जो स्ट्रेस ले रहे हैं, वो सब चीजें आप ना जब उनसे बातें करेंगे ना, तो आप ज्यादा जान पाएंगे और उन बच्चों को उस रास्ते पे जाने से रोक पाएंगे। इसलिए उनके साथ एक इंटरेक्शन हमेशा रखो, एक बॉन्डिंग ऐसी रखो कि बच्चा आते ही आपको सब कुछ कहे। ये सोच ही नहीं, उसके मन में ये विचार ही नहीं आया कि मुझे कहना है कि नहीं कहना, नहीं कहना ही है। तो हम उनको सही रास्ते पे ले जा पाएंगे, क्योंकि हम बड़े हैं, हमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम और किसी से भी सलाह ले सकते हैं। और अगर हमें नीड लगती है कि नहीं, अब हमें किसी प्रोफेशनल नीड की जरूरत है, हमारा बच्चा किसी और रास्ते की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो एडल्टहुड होती है, जिस टाइम बच्चे प्यूबर्टी को हिट करते हैं, तो उस टाइम बच्चे बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम हेल्प नहीं कर पाते तो हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, पर वो तब कर पाएंगे आप जब आपका बच्चा आपसे बात करेगा। जब आपसे बात नहीं करेगा तो आप उसकी हेल्प कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ये आदतों के माध्यम से हम बच्चों से एक जुड़ाव बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ बाप का विशेषकर माँ एक ऐसी मैं कहूँ प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। सबने कहा है कि माँ ही प्रथम गुरु है, बाकी के शिक्षक तो बाद में होते हैं। माता अभिभावक बाद में होती है, पहले वो गुरु बन जाती है कि वो हर चीज की शिक्षा देती है। और कोई माँ नहीं चाहेगी तो उसका बच्चा कुछ भी गलत करे, वो गलत नहीं सिखाएगी अपने बच्चों को, और आगे लाइफ लॉन्ग देख के चलेगी कि इससे मेरे बच्चे की जिंदगी में आगे क्या आने वाला है। ठीक है। इन्हीं शुरुआती वर्षों में हाथों को भली भांति धोना, विशेष रूप से भोजन से पहले, बाद में, तथा खांसी और जुकाम के होने के समय अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढकना, हाथ को साफ पानी से भली प्रकार धोना आदि बातों को सिखाना बहुत आवश्यक है। अच्छी स्वच्छता संबंधी आदतों को घर और स्कूल में खेल खेल में सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भी और बहुत आसान भी होता है। खेल खेल में बड़े आसानी से बच्चे सीख जाते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं क्रिएट होता है। इससे छोटे बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में पता चलेगा और उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता में दिलचस्पी भी बढ़ेगी। चाहे बच्चे घर पर रहें या स्कूल में, बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व बतलाने के लिए और उन्हें साफ सफाई और स्वच्छता रहने के लिए नए नए तरीके व गतिविधियां खेल खेल में आप करा सकते हैं। कुछ बच्चे पानी को की धार को नीचे हाथ को रखकर जल्दी से धो लेते हैं, किंतु हमें उन्हें बताना नहीं है कैसे नहीं धोना, बल्कि उनको करके दिखाओ कि देखो बेटा, हम धो के दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो वो जो आप करके दिखाओगे उसको ज्यादा अच्छे से समझेगा, बल्कि उसके क्या आप बोल के बताओगे। बोलने का इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि जब हम आंखों से देखते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। बोलना इतना फीड नहीं होता है जितना कि देखना फीड होता है। इसीलिए तो जो विज्ञापन होते हैं, हमें दिखाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो हमारे माइंड पे इफेक्ट करते हैं और उसी से वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि वो हमें वो चीजें बेच पाते हैं। कि हमें अपने हाथों को कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए धो लेते हैं, किंतु तक अच्छी तरह साबुन से मलकर धोना चाहिए। ये हम बच्चों को करके बताएं। यहाँ शरीर की स्वच्छता से तात्पर्य हमारे शरीर की सफाई और उसकी समुचित देखभाल से है। जब हम अपने शरीर की सफाई की बात करते हैं तो उसमें शरीर के सभी अंगों की सफाई, साफ सुथरे कपड़े भी शामिल होते हैं। ये भी उनको बताना चाहिए। आमतौर से छोटे बच्चों को यह ना समझ पाना स्वाभाविक है। वो नहीं समझ पाएंगे कि साफ कपड़े और इन सब की क्या बात है। आप सिखाएंगे कि भाई हाँ बेटा, आप खेल के आए हो, अब साफ कपड़े पहन के सो, आपको बिस्तर में सोने जाना है, ढीले हल्के साफ स्वच्छ कपड़े पहन के सो, उससे अच्छी नींद आती है। उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे बनाए रखना है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये वो नहीं समझ रहे हैं। पर हम जब बार बार बोलेंगे, बार बार समझाएंगे तो ये उनकी आदत में शुमार हो जाएगा। स्वच्छता संबंधी आदतों की शिक्षा परिवार से ही शुरू होती है और आगे चलकर बच्चे अपने आप इन सफाई के नियमों का पालन करने लग जाते हैं। आप देखना, इस तरीके से ही होता है कि जब हम हर चीज शुरू से सिखाते हैं तो वो बच्चे फिर आगे चल के अपने आप पालन करते हैं। हमें नहीं बोलना पड़ता जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो, कि आपको हाथ धो के खाना खाना है या आपको कपड़े बदल के सोना है, आप खेल के आए हो, बाहर से आए हो तो हाथ पैर मुंह धो, कपड़े धो, तब बिस्तर में बैठो या तब पढ़ाई करने बैठो। उनकी आदत ही पड़ जाएगी अपने आप, वो रह ही नहीं पाएंगे अस्वच्छ। इसी कारण परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों में सही स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित करने के लिए परिवार और प्री स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका है। छोटे बच्चों को जब तक इन आदतों को भली प्रकार से दिनचर्या में ढाल नहीं लेते, तब तक बड़े होने तक परिवारजनों को, प्री स्कूल और शिक्षकों को इन अच्छी आदतों को अपनाने में सहायता करनी चाहिए। मतलब बोल के, करके दिखा के, उनके ऊपर नजर रख के, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, पूछ के
उनकी हेल्प करनी चाहिए। साफ सुथरे बच्चे अपनी कक्षा में, स्कूल में सबको अच्छे लगते हैं, ये सब आप सभी जानते हो। उनको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इन सब चीजों के, और स्वयं भी अच्छा अनुभव करते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आप साफ स्वच्छ हैं, आपके कपड़े वेल प्रेस्ड हैं, आपने एकदम साफ कपड़े पहने हैं, आपने अच्छे से बाल कंघी किए हैं, आपके नेल्स कटे हुए हैं, शूज पॉलिश हैं, तो वो बच्चा एक अलग ही चमकता है और उसके फेस पे भी ग्लो होता है और वो कॉन्फिडेंट भी होता है और सब टीचर्स के भी नजर में आता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत सबसे पहले शरीर की सफाई है। बच्चे को प्रतिदिन स्नान कराने, हाथ धोने का महत्व सिखाएं। सफाई की आदतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिदिन नहाना और भोजन से पहले और टॉयलेट का उपयोग करने के बाद भली प्रकार से हाथ धोना सिखाना है। इससे नियमित रूप से बालों को भी धोना है, शैम्पू करना, तेल लगाना भी शामिल है। इसमें दूसरी व्यक्तिगत स्वच्छता मुंह, दांत और आदि की स्वच्छता है, जिसमें नियमित रूप से अपने दांतों को साफ रखना आवश्यक है। आप उसे बताओगे कि बेटा मीठा खाने के बाद, रात को सोने से पहले, सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, आपके नहीं तो आपके दांतों में कैविटीज लग जाएंगी। तो वो बच्चा समझेगा जब हम उसे बार बार धीरे धीरे समझाएंगे। कुछ ऐसे लोगों को दिखा करके उनको एग्जाम्पल देके जब समझाएंगे, देखो उस बच्चे की टीथ खराब होगा ना, क्यों होगा, वो ब्रश नहीं करता था, वो मीठा खाने के बाद नहीं करता था, वो सोने से पहले नहीं करता था। तो वो सब चीजें हम जब उसे दिखाएंगे तो उसको याद रहेगा। बच्चों को हर भोजन के बाद सही ढंग से कुल्ला करना सिखाएं। बच्चों को सही तरीके से ब्रश करना सिखाएं। अपने इसे आप कहानी और कविता के माध्यम से भी या रोल प्ले करके या अभिनय करके भी सिखा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को। इसीलिए मैंने कहा ना, करके दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप छोटी छोटी सी पोयम बना के, थोड़ा सा ड्रामा करके, देखो ऐसे टीथ साफ करते हैं, ऐसे करके जब हम सिखाएंगे ना बच्चों को, तो वो जल्दी से याद रखते हैं और सीखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में तीसरी बात साफ सुथरे कपड़े पहनना है। ये ऊपर भी समझाया मैंने क्यों जरूरी है। बच्चों को बताएं कि उन्हें प्रतिदिन अंदर के वस्त्र बदलने चाहिए, यानी धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। और इन शुरुआती वर्षों में बच्चों को बुनियादी स्वच्छता की अवधारणा से अवगत कराना चाहिए। भविष्य में उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए ये एक आधार देगा। ये एक बेस हम कॉन्सेप्ट उनके माइंड में तैयार कर देते हैं कि ये आधार है, किस तरीके से आप बेटा कैसे रहोगे तो आपकी लाइफ कैसे चलने वाली है। स्वच्छता की अनिवार्यता, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, उसी प्रकार खेल सिखाते हैं, उसी प्रकार शुरुआती 5 से 6 सालों में आदतों को खेल खेल में सिखा दो उनको, ताकि वो नहाना धोना, हाथ धोना, ब्रश करना और बालों की सफाई करना, कंघी करना, टॉयलेट को यूज करना, ये सारी चीजें वो सीख सकें कि टॉयलेट किया तो हमें फ्लश करना है, उसके बाद फिर हमें हैंड वॉश करना है। ये सारी चीजें उन्हें हमें सिखा देनी चाहिए, ताकि आगे उनको कोई भी बाधा नहीं होगी और वो साफ सुथरे रहेंगे और उनको अपनी निगरानी में ये सब सिखाएं। शरीर की सफाई और स्वच्छता संबंधी गतिविधियां, स्वयं के शरीर की देखभाल करना, उसे साफ रखना बच्चे के लिए एक मजेदार खेल और क्रिया होनी चाहिए, मतलब उन्हें इंटरेस्ट आना चाहिए। इसीलिए क्या है ना, तरह तरह के ब्रशेस लाके, सुंदर सुंदर कोम्स लाके, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलरफुल कंघे लाके, इससे कंघी करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैं कंघी करती हूँ तो कितनी सुंदर लगती हूँ, तुम भी सुंदर लगोगे। इस तरीके से बच्चों को बताना चाहिए। अच्छे अच्छे कलरफुल चीजें जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, उन चीजों से उनको एक मजेदार खेल बना के ये सारी चीजें सिखाएं। ये 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। गतिविधियों में सरल से कठिन स्वरूप आप दे सकते हो। इनमें बच्चों की आयु के एवं विकास के अनुसार चयन कर सकते हैं, स्वयं भी सृजित कर सकते हैं। और इस भाग में मुख्य रूप से शरीर की देखभाल, स्वच्छता गतिविधि का उल्लेख किया गया, जैसे खेल खेल में, चर्चा, कहानी में, कठपुतली में, कविता में, गीत में, प्रश्नोत्तरी में, पजल्स में, ये सारी चीजें ना सिखानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्कशीट भी दी गई जाती है, जिससे आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। बच्चों को लगातार अवलोकन और आकलन हमें हमेशा ही करना चाहिए कि बच्चे कर क्या नहीं है। ये नहीं कि बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, आपने मोबाइल दे दिया, टीवी चला दी, लैपटॉप दे दिया, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, देखो कि वो टीवी देख रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं, जो वो कार्टून देख रहे हैं या जो भी वो कुछ देख रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, क्या ये बच्चों के लिए सही है, क्या उनकी मस्तिष्क के लिए सही है, क्या उनकी एज के अनुरूप है। हमेशा इस तरीके का अवलोकन हमें करना ही चाहिए। हमेशा उनके कॉपीज चेक करना, डायरीज चेक करना, उनके साथ के दोस्त कैसे हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं, इस तरह का अवलोकन और आकलन एज ए पेरेंट हमारी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं ना, बच्चे बिगड़ गए, हमारी सुनते नहीं है। आपने कभी सुना, आपने देखा कि जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या आपने पूरी करी? आप तो खुद अपने मोबाइल देखने में, टीवी देखने में व्यस्त हैं, सीरियल देख रहे हैं, बैठे हैं, पिता आ गए तो वो अपना न्यूज देख रहे हैं। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहे हैं?
जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते तो आप फिर शिकायत भी नहीं कर सकते। इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पहले कि आप उनको सिखाएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उनको देखें, अवलोकन करें, आप उनके पर हमेशा नजर रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हर चीज के लिए टोकें, रोकें, नहीं। जो वो कर रहे हैं उसे देखें, फिर उसे तरीके से समझाएं कि ये बेटा आपने गलत किया, ये ऐसे नहीं होता है। या जैसे बच्चे आपस में मार पिटाई कर रहे हैं, खेलते में कुछ बोल रहे हैं, गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप देखें कि कहाँ से सीखे और इस बात का क्या मतलब है। इस बात का आपको नहीं बोलना है, ये असभ्य लोग करते हैं, ये गलत बातें हैं, इस तरीके से चोट लग सकती है, ये चीजें आपके लायक नहीं है। ये हम उनको समझाएंगे और जब हम समझाएंगे, उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, तो आपका बच्चा उसको समझेगा। तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो आगे वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाएंगे। साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों को सीखने के लिए कुछ संकेतक हैं। क्या क्या संकेतक हैं, देखो चलो देखते हैं। अपने शरीर की देखभाल और स्वच्छता संबंधी आदतों को अपने दैनिक व्यवहार में दर्शाते हैं, जैसे साफ सफाई से भली प्रकार से हाथ धोते हैं, धोने के बाद कपड़े नैपकिन से पोंछते हैं, शौचालय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, साफ धुले कपड़े, जुराबें, यूनिफॉर्म, दांतों को नियमित रूप से 2 बार ब्रश करते हैं कि नहीं, ये सब संकेतक हैं। आयु उपयुक्त गतिविधियां एवं जिम्मेदारियां दर्शाते हैं कि नहीं, खेलने के बाद खिलौने रखते हैं, अपनी जगह नहीं रख रहे हैं, अपने बैग जमा रहे हैं कि नहीं, टिफिन रख रहे हैं, बाहर निकाल के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये सब चीजें देखना है उनके लिए। रुमाल, टिश्यू पेपर, नाक पहुंचते समय उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, खांसते समय करते हैं कि नहीं करते हैं, शौचालय जाने के बाद हाथ अच्छे से धोते हैं कि नहीं धोते हैं, स्वच्छता संबंधी चीजों का नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, कि वो कर ही रहे हैं कि बस मम्मी ने कह दिया से करना, नहीं, उन्हें नाम भी बताइए, उन्हें समझाइए कि ये चीज है, इसको करने के बाद ये करना चाहिए और इसका ये नाम है और इसको करने से ये फायदा होता है। वो हमें बताना है उनको, और उनको बताना है कि ये साबुन है, ये टूथपेस्ट है, ये ब्रश है, ये चीज है, इसको करने से ये होता है ना। खांसते समय अपना मुंह कपड़े और रुमाल से ढकते हैं कि नहीं, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। सूर्य स्नान, अब हम देखते हैं कि सनबाथ कैसे करना है और क्या इसका तरीका है। सूर्य स्नान को धूप स्नान भी कहते हैं, सनबाथ जो भी होता ही है। भारत में तो कम पर विदेशों में सनबाथ बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। थोड़ी देर में धूप में बैठने के बाद आपको कई सेहत के लाभ होते हैं और सूर्य की किरणें हमारे नाड़ी तंत्र और स्नायु मंडल को संचालन करने में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करती है। जो सुबह की रोशनी होती है, जो सुबह सूरज निकलने के बाद 30 मिनट तक सबसे ज्यादा अच्छी होती है, 30 से 45 मिनट तक। यदि आप सूर्य स्नान कर रहे हैं तो आपका सर छांव में होना चाहिए, मतलब धूप में नहीं होना चाहिए, और चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं, जैसे गीले तौलिए से आप ढक लें और फिर धूप में बैठ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और क्योंकि सूर्य स्नान करते समय सूर्य की किरणें सीधे सिर पे नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए ठीक है। इस दौरान सूर्य की किरणों को आत्मसात करते समय ठंडी या पहाड़ी इलाकों में पूरे दिन किसी भी समय कर सकते हैं। ठंडा एरिया है तो किसी भी समय कर सकते हैं, और नहीं तो गर्मी के टाइम में सुबह सुबह। लेकिन अन्य जगहों पर जहां गर्मी है वहां सूर्य स्नान सूर्योदय के समय किए जाना ही बेहतर होता है। इस वक्त सूर्य की गर्मी सहन करने लायक होती है, शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, सनबर्न वगैरह नहीं होते। सूर्य स्नान के बाद थोड़ी देर छांव में टहलना और उसके फिर बाद में पानी से नहाना। थोड़ी देर ठंडा होने दो बॉडी को, फिर नहाओ। ये नहीं कि सूर्य स्नान किया जाते ही अब आप नहा लीजिए, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है और आप नहा ले, नहीं, थोड़ी देर रुक के ही नहाना चाहिए, 10 मिनट कम से कम। इसे आप 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक कर सकते हैं। शुरुआती 10 मिनट से शुरुआत अगर केवल 10 मिनट से करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ा सकते हैं आप इसको, इच्छा अनुसार धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदे की चीज है। जोड़ों की बीमारी वगैरह है, आपको स्नायु तंत्र की बीमारी है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा नाड़ी तंत्र वगैरह में फायदा करता है। सूर्य स्नान लेते समय आप चाहें तो शरीर की मालिश भी कर सकते हैं, कि आप अपना एक ऑयल ले लें, तेल का तेल या सरसों का तेल या नारियल का तेल, जो भी आपको शूट करता है, और मसाज भी करते हैं उससे बैठ के, तो वो और भी ज्यादा फायदा करता है। सप्ताह में एक दिन सूर्य की किरणों के नीचे सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। देखो बता ही दिया था मैंने। मालिश करने के बाद गुनगुनी धूप लें और सूर्य स्नान करके सूर्य की किरणों का अधिक लाभ उठाना चाहिए, उसके बहुत ही फायदे होते हैं। अब फायदे क्या है, देखो सुनो फायदे। सूर्य स्नान से कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है, हड्डियां मजबूत रहती है। मैंने बताया ना कि हड्डियों से रिलेटेड रोगों में बहुत फायदा करता है। कैल्शियम का बड़ा स्रोत, जिससे हड्डियां मजबूत रहेंगी। उम्र में बढ़ती उम्र में सूरज की रोशनी से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्तचाप सामान्य रहता है। ब्लड प्रेशर जो होता है, चर्म रोग नहीं होते हैं। गठिया में भी लाभ मिलता है। गठिया में क्या अकड़ जाते हैं, दर्द होते हैं ना, तो वो गर्मी के, क्योंकि शीतपरक रोग है तो वो फिर गर्माहट से उसको लाभ मिलता है। और हड्डियों को आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होता है। सुबह के समय किरणों में स्नान करने से विटामिन डी का भी स्तर बढ़ता है और वजन भी बराबर रहता है। मालिश करने से स्फूर्ति आती है इसी टाइम में।
और ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुनगुनी धूप त्वचा पर पड़ती है तो उससे उच्च रक्तचाप कम हो जाता है, हाई बीपी में गिरावट आती है, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता है। नियमित रूप से सनबाथ करते हैं तो न सिर्फ दांत मजबूत रहेंगे बल्कि बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है। गर्भवती महिला नियमित रूप से सनबाथ ले तो शारीरिक थकान, पीठ दर्द, मितली की समस्या से निजात मिलता है और प्रतिरक्षा प्रणाली दुरुस्त रहती है और तनाव भी नहीं होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, सारी फायदे हैं। अब इसमें सावधानी क्या हमें बरतनी चाहिए देखते हैं। यदि मौसम ज्यादा गर्म है तो सुबह जल्दी उठकर जाकर सूर्योदय के समय से करें और ज्यादा गर्मी में, ठीक है, और सूरज के सामने बैठने पर चक्कर हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। बिना संरक्षण के सूर्य के सामने कभी न सोएं। आप चाहें तो विशेषज्ञ की सलाह ले लें, बाद में ही इसका अभ्यास करें। लंबे समय तक इसे करें तो टोपी, धूप का चश्मा, हल्के रंग का कपड़ा जरूर पहन लें। त्वचा संवेदनशील है तो एलर्जी होने लगे तो बेहतर होगा कि इसे नहीं करें। अब स्वास्थ्य नाशक आदतें क्या क्या हैं? पान, धूम्रपान, चाय, कॉफी, शराब, ये सब चीजें क्या है, हमारी स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं, स्वास्थ्य का नाश करती हैं, तो इन सब चीजों को तो करना ही नहीं चाहिए। अब धूम्रपान से देखो कैंसर होता है, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, क्रॉनिक पुरानी बीमारियां, और जो अपने फेफड़े होते हैं, लंग की, फुसफुसी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, पल्मोनरी डिजीज हो जाते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आप पहले से ही धूम्रपान कर चुके हैं तो इसे छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ये बंद करना बढ़िया होता है। धूम्रपान ना करना कैंसर रोकने का सबसे सरल तरीकों में से एक है। सबसे ज्यादा धूम्रपान कैंसर से फैलता है, कैंसर धूम्रपान से फैलता है। अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो शुरू कभी भी नहीं करना चाहिए। उसे फैशन के लिए, शो के लिए या ट्राई करने के लिए कभी नहीं करो। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे ट्राई करें कि आप उसे छोड़ पाएं, क्योंकि ये एक एडिक्शन की तरह हो जाता है, इनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान से कि आप उसको छोड़ने का पूरा ट्राई करो कि हम किसी भी तरह से छोड़ें। हालांकि अधिकांशतः धूम्रपान करने वालों के लिए धूम्रपान छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बताया ना, एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है जो एक शक्तिशाली नशे की दवा है। ये निकोटीन ऐसा हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेता है कि जैसे उसकी कमी होने लगती है तो फिर हमें चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी, जी घबराएगा और उसकी तलब होने लग जाती है। फिर आप उसे धूम्रपान करोगे तभी आपको राहत मिलेगी, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आपको हकलाने लग जाओगे, बोल नहीं पाओगे, पसीना बहने लग जाएगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। धूम्रपान एक दैनिक आदत बन सकती है जिससे सिर्फ कठिन हो जाएगा छोड़ना, लेकिन बहुत से लोग तनाव से राहत पाने और मूड में सुधार के लिए इसे करते हैं, पर वो कोई फायदा नहीं है। वो केवल पल भर का ही आपको राहत देती है, बाकी लिए तो नुकसान ही कर रही है वो। कुछ लोगों के लिए सामाजिक गतिविधि है, मतलब दूसरों के साथ सोशल लाइफ साथ में बैठने के लिए लोग उसे करते हैं, जो कि बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए। धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों और वेदनाओं के कारण संवहनी स्टेनोसिस, फेफड़ों के कैंसर, दिल का दौरा, क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग हो जाते हैं। कई प्रकार की मास मीडिया में धूम्रपान विरोधी अभियानों और दीर्घकालिक के बारे में बताते हुए, खतरों के बारे में जोर देते हुए रोकने की कोशिश कर रही है, सरकार बता ही रही है इसके बारे में। काम करते समय आलस और सुस्ती के लिए लोग अत्यधिक चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, जबकि वो बहुत खतरनाक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए 1 या 2 कप से ज्यादा चाय कॉफी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब पीने से मानसिक और व्यवहारिक संबंधी विकार, शराब पर निर्भरता, लिवर सिरोसिस, कुछ कैंसर और हृदय रोग और गैस संचारी रोगों पर जोखिम जुड़ा हुआ है। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। नशा किसी भी तरीके का हो, नहीं करना चाहिए। तंबाकू हो, धूम्रपान हो, शराब हो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, कभी भी नहीं करना चाहिए। अल्कोहल निर्भरता पैदा करने वाले गुणों का एक साइको एक्टिव पदार्थ है, जिसका सदियों से कई संस्कृतियों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। शराब के हानिकारक उपयोग से बीमारी का बोझ बहुत अधिक हो जाता है। महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिणाम सामने होते हैं इसके, ठीक है, यूज ही नहीं करो उसको। शराब के हानिकारक उपयोग से अन्य लोगों को भी नुकसान हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी, अजनबी। होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा, शराब पी के आ रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खामखा गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, या गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी ठुक गई, तो नुकसान सब तरीके के नुकसान, शारीरिक भी, आर्थिक भी, और आपके लिए भी, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके सामाजिक लोग जो आपके आसपास रहते हैं। अगर आप शराब पी के आते हैं, गाली गलौज करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर में मार पिटाई करते हैं, तो जो आसपास के लोग रह रहे हैं उन्हें कितना मानसिक तनाव होता है। वो कहते हैं कैसे लोग हैं भाई,
कितना राहत सोने के लिए होती है या कलेश के लिए होती है, ना खुद सोने देते ना हमें मतलब वो भी आपसे दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए ये नुकसान है, ये समाज का नुकसान है। जो हमारा कर्तव्य हम उसे पूरा नहीं कर रहे बल्कि हम और उसमें गलत काम जोड़ रहे हैं और उसको बिगाड़ रहे हैं उसकी व्यवस्था को। तो इसे नहीं पियो तो ज्यादा अच्छा है। शराब का सेवन से 200 से अधिक बीमारियों, चोटों व अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का कारण है। सुन रहे हैं आप, 200 से अधिक तरह की बीमारी, चोट मतलब एक्सीडेंट अधिकतर होते हैं। कहते क्या है, उसका एक्सीडेंट हो कैसे, पी के चला रहा था। तो शराब पीना इट्स नॉट ए गुड थिंग। आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए आपको समझना होगा कि आपको इस सब तरीके की चीजों का, नशों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें वापस बताया है कि मानसिक, व्यवहारिक जैसे शराब पर निर्भरता और लिवर सिरोसिस, कैंसर और हृदय रोग, गैर संचारी सभी का जोखिम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये पहले भी बताया मैंने, है ना। शराब की खपत के कारण होने वाली बीमारी का बोझ एक महत्वपूर्ण हिस्सा जाने अनजाने जानबूझकर चोट उत्पन्न होता है। इसमें सड़क यातायात दुर्घटनाएं, हिंसा, आत्महत्या के कारण भी शामिल होते हैं। घातक शराब से संबंधित चोटें अपेक्षाकृत कम आयु वर्ग में होती है। मैंने समझा दिया, देखो ये सारा पहले ही बता रही हूँ मैं, केसेस से होता है। इसलिए इन सब चीजों को यूज आप जितना हो सके नहीं करें। कई बार क्या होता है कि कम उम्र में जो गलत संगति के कारण लड़के बड़े हो रहे हैं वो शराब पीना सीख गए। जब पीना सीख जाते हैं वो थोड़ा चुपचाप पीते हैं, थोड़ा मोड़ा पीते हैं, माँ बाप से बचते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ इंटरेक्शन रखिए बच्चों के साथ में, बातें करते रहिए तो आपको पता लगे कि उसको कोई गलत आदत तो नहीं पड़ रही है, कहीं किसी तरीके की नशे की, ड्रग की, तंबाकू खाने की, खैनी खाने की, किसी तरह के गुटखे की और धूम्रपान करने की, ये आदतें तो नहीं पड़ रही हैं। आपका बच्चा आपके पास आएगा, बैठेगा, बात करेगा, तो आप जब आमने सामने बैठेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसकी सांस में से स्मेल तो नहीं आ रही है, ये किस तरह का व्यवहार कर रहा है। पर जब आपसे बोलोगे नहीं, बात करोगे नहीं, हाँ आ गया, ठीक है, वहां जा रहा हूँ, ठीक है, ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, मम्मी सो रही हूँ, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि हम इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंस सबसे गलत है। वो ही बच्चों में इन सब चीजों को बढ़ावा देती है। तो बच्चे फिर दूसरी जगह ही ढूंढते हैं, उन सब चीजों से बचने के लिए आराम ढूंढते हैं कि मानसिक तनाव हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं, इन सब चीजों से खत्म नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, बस केवल एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, पर फिर उसके बाद कितनी बुरी तरीके से वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए, बच्चे आजकल साइकिल से जाते हैं, स्कूटी, मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं, तो उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, आए दिन सुनने को मिलता है। स्कूल जा रहा था बच्चा, मोटरसाइकिल से पीछे से ट्रक ने मार दिया, ट्रॉलर ने मार दिया, टेम्पो ने मार दिया, बच्चे वहीं पे खत्म हो गया, या बहुत ज्यादा चोट लग गई, गंभीर रूप से लग गई, सर में लग गई, हाथ पैर टूट गए। कितना नुकसान है, आर्थिक और आपके शरीर का, शारीरिक भी, और माँ बाप जो दुखी हुए वो भी। तो ये सारी चीजों को हम पहले से ही समझाएं, बताएं, बात करें। बात करना बहुत जरूरी है हर मैटर में, चाहे आप अच्छी आदत डालने के लिए हो, चाहे आप उनको किसी डिप्रेशन से निकालने के लिए हो, या उनको किसी भी तरीके से नशे के एडिक्शन में ना पड़े। मतलब निकालना तो फिर एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, वो टास्क हो जाता है, वो बच्चा ना पड़े, इसलिए उसे पहले से समझाएं, उसे बताएं कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, ये चीज अवेलेबल है। देखिए आजकल तो हर चीज के विज्ञापन है, हर चीज दिखाई जा रही है। अब गुटखा खाना दिखा रहे हैं, उसमें वो आपने सुना होगा विमल, पान मसाला वगैरह, ये सब नुकसानदायक ही तो चीजें, उनसे कैंसर होते हैं। बच्चे जब बार बार देखेंगे, सोचेंगे एक बार खा के भी देखें, देखो कैसा होता है, ये इतने बड़े बड़े लोग बता रहे हैं इसके बारे में। तो हम बताएंगे बेटा नहीं, ये खाने की चीज नहीं है, आप उसको ला के खोल के दिखाओ कि देखो कितनी खतरनाक चीज है, कितनी बेकार है, इससे कैंसर हो जाता है, इससे मुंह नहीं खुलेगा, आप खाना नहीं खा पाओगे, आपको गले का, मुंह का, अंदर कहीं भी किसी भी चीज का कैंसर हो सकता है। तो हम जब समझाएंगे नहीं तो उसे समझ में कैसे आएगा। तो समझाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हानिकारक मद्यपान और तपेदिक और HIV एड्स जैसे संक्रामक रोगों की घटना और परिणामों के लिए एक कारण स्थापित किया गया। ये सब शराब वराब नशा वशा, है ना। तो आज हमने अपना सब्जेक्ट 1 खत्म किया। इसी के साथ में ये लास्ट लाइन थी, ये हमारी इसकी लास्ट क्लास थी। और जो मंडे है उससे हम अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम दूसरे सब्जेक्ट में क्या लेंगे, पहले हम फर्स्ट एड लेंगे। तो सभी लोग ना फर्स्ट एड की PDF अपना निकलवा लें और थोड़ा उसको पढ़ें, क्योंकि वो आपको फर्स्ट एड आनी बहुत जरूरी है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी, आपने पहले से पढ़ा होगा ना, तो आपको समझ में भी आएगा, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पहले से अंडरलाइन करके रखिए, ताकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सको कि ये ऐसे है तो कैसे है, क्योंकि फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, पूरा सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग पहले से लाके उसे थोड़ा पढ़ के अपने थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते चले, कि 3-4 पेज आप उसके पढ़ के रखें, फर्स्ट 1-2 टॉपिक, ताकि फिर हम उससे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये इसकी लास्ट क्लास थी।
कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ लीजिए। कुछ पूछना है? सब समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सभी अपनी पीडीएफ को प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लें, और मंडे को मिलते हैं अब हम अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ में। और सभी पढ़िएगा उसको पहले। हेमंत जी आप प्रार्थना करवाइए, चलिए। जी मैम, आइए सर्व कुशल प्रार्थना। दोनों हाथ घुटने में या हृदय पटल में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान के भंडारी। ओम शांति शांति शांति।